विधि एवं आयुष मंत्री राजेंद्र गोमा जी, सम्मानित टूरिज्म मंत्री रघुवीर सिंह बाली जी, सम्मानित इस क्षेत्र के मेरे साथ लगते मेरे सहपाठी संजय रतन जी, राजेश शर्मा जी जो पूर्व में कांग्रेस के प्रत्याशी थे, सुरेंद्र काकू जी जो कांगड़ा से पूर्व में विधायक थे, नवदेव कुमार जी कांग्रेस संगठन के अध्यक्ष, पैसा के प्रधान शमशेर सिंह जी, चोटी खुद के चुनीलाल जी, पूर्व प्रधान इंदर सिंह भूरिया जी, सभी सम्मानित बुजुर्ग, माताएं, बहनें, युवा साथियों, प्यारे बच्चों, आज से ठीक 6 दिन बाद देहरा की जनता अपने भाग्य का फैसला करने जा रही है। फैसला आपको करना है कि आपके क्षेत्र के विधायक को जिसको 5 वर्ष चुनकर आपने भेजा, उन्होंने 14 महीने में इस्तीफा क्यों दिया। और निश्चित तौर पर यह सवाल आपको भारतीय जनता पार्टी के जो बिके प्रत्याशी है उनसे पूछना चाहिए। अगर आप ये सवाल नहीं पूछेंगे तो आप अपने साथ भी अन्याय करेंगे और पायसा के लोग अपनी पंचायत के साथ भी अन्याय करेंगे। जो व्यक्ति आपके वोट से विधायक बना, दूसरी बार आजाद जीत कर आया, ना आपने कांग्रेस के पक्ष में वोट दिया, ना आपने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट दिया। संजय रतन जी कह रहे थे कि स्कूल हमने +2 करवाया, काम हमने करवाया, लेकिन जिताया आजाद प्रत्याशी को। मैं ये नहीं कहता उस समय की क्या परिस्थितियां थी, क्यों ऐसा हुआ, ये सब चीजें तो अब अतीत में गई हैं, अब भविष्य की बात। देहरा का विधानसभा क्षेत्र के जनता का भविष्य क्या होना चाहिए, ये फैसला 10 जुलाई को आप करेंगे। और ये जो चुनाव है, ये कोई सरकार बनाने के लिए नहीं हो रहा है कि सरकार बनेगी। हमारी सरकार पूर्ण बहुमत की सरकार है। 6 पीछे उपचुनाव हुए, 4 में हमें जीत मिली। जयराम ठाकुर जी बार बार ये कहते थे कि 4 जून को 2 सरकारें बनेंगी, याद होगा आपको। कहते थे हिमाचल प्रदेश में भी हमारी सरकार बनेगी और दिल्ली में भी हमारी सरकार बनेगी। हिमाचल की जनता देखिए कितनी बुद्धिमान है, जो 6 उपचुनाव जीतकर बिके हुए प्रत्याशी चुनाव भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर लड़े थे, उनमें से जनता ने यह तय किया कि पूर्व मुख्यमंत्री बार बार ये बात कह रहे हैं, उनके 25 विधायक थे, वो सरकार बनाने की बात 25 पर कर रहे थे, 10 विधायक की कमी थी। हमारे पास 34 थे और 6 जगह उपचुनाव हो रहे थे, हमें 1 विधायक की कमी थी। जनता ने हमें 1 विधायक न देकर 4 विधायक दे और पूर्ण बहुमत की सरकार 3.5 साल के लिए बनाई। 3.5 साल के लिए हमें और काम करने का मौका मिला। और अब 3 आजाद प्रत्याशी ऐसे थे जिनके इस्तीफे स्वीकार हुए, पर बड़ी विचित्र घटना घटी। मुझे लगता है वो देहरा की जनता को कुछ समझते नहीं है।
जो भी आजाद प्रत्याशी होता उसका एक दायित्व होता है, क्योंकि उसकी कोई पार्टी नहीं होती, ना उसकी कांग्रेस पार्टी थी ना बीजेपी की पार्टी थी, उसकी पार्टी जनता होती है। मुझे इस्तीफा देने से पहले जनता से पूछना चाहिए था कि क्या मैं इस्तीफा दूं या ना दूं। अगर जनता से नहीं दे रहा कि किसी महिला मंडल से भी पूछ लिया होता, किसी बुजुर्ग से भी पूछ लिया होता कि मुझे इस्तीफा देना चाहिए, तो उन्होंने भी यही कहना था कि आप इस्तीफा क्यों देना चाहते हैं, आप तो आजाद हैं। अरे भैया बाद में करना, आप तो आजाद हैं। आपको अगर कांग्रेस पार्टी काम नहीं करती, आप बीजेपी के साथ बैठ जाइए। फिर इस्तीफा क्यों दिया उन्होंने? जो तो कांग्रेस पार्टी से 6 विधायक निकाले, उनका तो फर्ज बनता था कि वो चुनाव लड़े। आपका क्या फर्ज था? अगर आपने बीजेपी के साथ जाना था, बीजेपी के साथ बैठना था, तो आजाद प्रत्याशी होकर एसोसिएट मेंबर बनके बैठ जाते। आप पर कोई कानून ना लागू होता। और अध्यक्ष महोदय ने, विधानसभा के स्पीकर महोदय ने पूछा उनसे, आप क्यों इस्तीफा देना चाहते हैं, आप क्यों दोबारा से चुनाव लड़ना चाहते हैं? बार बार पूछा, कहा हम आजाद हैं, मुख्यमंत्री जी हमारे काम नहीं करते। अगर ये बात मान ली जाए मुख्यमंत्री जी हमारे काम नहीं करते तो भी सही है, ठीक है, हमने ये बात मान ली कि हम आपके काम नहीं करते, तो भी इस्तीफे की क्या जरूरत थी? बीजेपी के 25 एमएलए जीतकर गए हैं, विपक्ष में बैठे हैं, उनके काम नहीं होते तो क्या वो इस्तीफा दे देते? वो भी तो विधानसभा के पटल पर हमारे पर जोर जोर से आवाजें उठाते हैं, काम करने की बात करते हैं। और आप तो आजाद थे, आप तो बीजेपी के साथ जब मर्जी चाहे वहीं एसोसिएट मेंबर बन जाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब मान लीजिए 3.5 साल के लिए जो चुनाव होने जा रहा है, अगर उसमें वो दोबारा जीत कर भी आ जाते हैं तो भी तो बीजेपी के साथ ही बैठेंगे। फिर आप क्या कहेंगे? आजाद रह के आपने बोला मुख्यमंत्री ने काम नहीं किया, तो आप जिस टिकट से आप चुनाव लड़ रहे हैं तो क्या आपके काम हो जाएंगे? क्योंकि आपने तो मुख्यमंत्री के खिलाफ इस्तीफा दिया। और आपने इस्तीफा देने का कारण अपनी जनता को क्यों नहीं बताया? कांग्रेस पार्टी के विधायक इस्तीफा दे तो पार्टी पूछती है, आजाद में जनता पूछेगी। 2 बार आजाद बनाकर आपने भेजा, 2 बार आपने सत्ताधारी पार्टियों को ठुकराया। 2017 से 22 तक आपने भारतीय जनता पार्टी को ठुकराकर आजाद प्रत्याशी को चुनकर भेजा। 2022 में आपने कांग्रेस की जो सत्ता पार्टी उसको ठुकराकर आपने आजाद विधायक को पूछा, और जब आजाद विधायक ने इस्तीफा दिया उसने आपको नहीं पूछा। और यह एक ऐसी घटना है जो हिंदुस्तान का इतिहास याद रखे। आजाद विधायक अपने इस्तीफे के लिए धरने पर बैठते हैं, धरने पर। आजाद विधायक अपने इस्तीफे के लिए हाई कोर्ट में रिट दायर करते हैं, कहते हैं कि हमारा इस्तीफा स्वीकार करो। ऐसा इस देश में ऐसा कोई उदाहरण नहीं है, पहले ऐसे उदाहरण है कई देश में हमने देखा। गूगल में भी जाके देख लो, आजकल गूगल का भी जमाना है। ऐसे विधायक हैं जो अपने इस्तीफा देने के लिए धरने पर बैठे। पैसा की समस्याओं को और सड़कों को और पानी के लिए धरने पर बैठते तो अच्छा होता। पैसा के लिए, विकास के लिए हाई कोर्ट में रिट करते कि हमारे पास पैसा नहीं, तो अच्छा होता। ये कैसी घटना घटी? दुख तो इसके बाद है
इस्तीफा देने के बाद अगर आप में थोड़ी भी नैतिकता बचती, आप कहते मैं अगले 3.5 साल तक इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। नैतिकता की बात भी है कि मैं 3.5 साल नहीं लड़ूंगा, क्योंकि 3.5 साल कांग्रेस की सरकार है, मुख्यमंत्री वही है, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। क्योंकि मेरे खिलाफ उन्होंने इस्तीफा दिया और फिर चुनाव लड़ूंगा। अगर फिर भी आपने चुनाव लड़ना था तो आपको इस्तीफा नहीं देना चाहिए था। कोई आपसे इस्तीफा नहीं मांग रहा था। ऐसा क्यों होता है और कब होता है? जब कोई धनवान व्यक्ति चुनाव लड़ता है, वो आपके वोट से सत्ता की कुर्सी प्राप्त करना चाहता है, और जब उसको सत्ता से थोड़ी बहुत मदद उसके व्यक्तिगत कामों के लिए नहीं मिलती, तो वो लोभ में आता है, लालच में आता है, सोचता है कि मेरा कुछ बन जाए। आम आदमी, गरीब आदमी कभी लालच में नहीं आता। वो स्वाभिमान की लड़ाई लड़ता है, अपने आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ता है। और धनवान व्यक्ति अहंकारी होकर इस प्रकार का कार्य करता है। और जब धनवान अहंकारी होता है तो मति मारी जाती है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। कोई कारण नजर आ रहा था, मुझसे कोई भी जनता का आदमी पूछ सकता कि क्या कारण है। आजाद पर तो कोई नियम नहीं लागू होता। और अहंकार और व्यक्ति ये सोचता है कि 3.5 साल बाद से मैं दोबारा चुनाव लड़ूंगा, मैं फिर विपक्ष में बैठूंगा और जनता से कहूंगा कि मुझे वोट दो, और जनता मुझे वोट देगी। मेरे पास पैसा है, मेरे पास धन है, मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं, मुझे जनता की परवाह नहीं। जनता की वोट लेने की बारी आएगी तो मैं पैसों से वोट खरीद लूंगा। यह अहंकारी सोच होती है। ये एक सच्चे सेवक की सोच कभी नहीं हो सकती। ये गरीब के दर्द की सोच नहीं हो सकती। ये गरीब के पीड़ा को बांटने वाली सोच नहीं हो सकती। ये वोट खरीद की सोच होती है कि हमें ताकत चाहिए, ताकत के बाद अपने व्यापार को दुगना करने की शक्ति जनता की ताकत से, विधायक से लेकर बनते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि 10 जुलाई को जो चुनाव होने जा रहा है, वो चुनाव आपके भविष्य का चुनाव होने जा रहा है। आपसे पूछा नहीं कि इस्तीफा दिया गया। हमने कई कारणों को खोजा कि ऐसी क्या नौबत आ गई थी जो विपक्ष में बैठ सकते थे, वो इस्तीफा दे रहे हैं। पता चला कि जिनके साथ इन्होंने सौदेबाजी की है, जिनके साथ इन्होंने हाथ मिलाया है, उनसे बहुत बड़ी रकम की बातचीत हुई है। और रकम रात को सोने नहीं दे रही। 3 महीने तक हमारे अध्यक्ष महोदय ने इस्तीफा नहीं स्वीकार किया। कहा कि आप सोच लो, क्यों ऐसा कर रहे हो? 20-20 साल विधायक बनने को लग जाते हैं, आप क्यों इस विधायकी का अनादर कर रहे हो? देहरा की जनता का अपमान कर रहे हो, मत करो। नहीं माने। हाई कोर्ट की डायरेक्शन भी आई, इस्तीफा स्वीकार हो गया। और इस्तीफा स्वीकार होने के बाद कितनी खुशी से बोलते हैं। पहले उनकी आवाज नहीं निकली 3 महीने तक, क्योंकि जब इस्तीफा स्वीकार हुआ तो पता चला कि दूसरी किस्त तब मिलनी थी जब वो इस्तीफा स्वीकार हुआ। अब दूसरी किस्त मिल गई, कहीं बैंक में जमा नहीं हुई। वो 3.5 साल के लिए आपके पास वोट खरीदने के लिए आएंगे, लोगों को, गरीब आदमी को खरीदने की कोशिश करेंगे। अहंकारी लोग हैं, खूब पैसा मिला है। मैं तो कहूंगा कि जब वो पैसे देने आए तो मना नहीं करना, उससे तिगुना मांग लेना। वो जनता के पैसे हैं,
वो जनता के पैसे हैं, वो बैंक में जमा नहीं होंगे, और जब बैंक में जमा होंगे हमारी नजरें उन बैंकों पर आंख गड़ा कर बैठी है। ये एक ऐसी राजनीतिक बुराई पैदा हुई है हिमाचल प्रदेश में जो पहले कभी नहीं थी। हिमाचल प्रदेश की जनता तय करती थी कि अगले 5 साल में किसकी सरकार बनेगी, और कई ऐसे उदाहरण हैं। हर 5 साल बाद आप सत्ता को बदल देते थे, सरकारों को बदल देते थे, क्योंकि आपके वोट की ताकत ही सरकार बनाती है, आपके वोट की ताकत ही सरकार बदलती है। अगर इस हिंदुस्तान में आजादी के बाद कोई सबसे बड़ा अधिकार आप लोगों को मिला है, वो वोट का अधिकार है। ये वोट की ही ताकत है कि एक मुख्यमंत्री को हर जगह जाकर, मंत्रिमंडल के सदस्यों को हर जगह जाकर, विपक्ष के नेताओं को हर जगह जाकर आपसे वोट मांगना पड़ता है, अपनी नीतियों के बारे में बताना पड़ता है। ये सिर्फ वोट की ताकत। अगर ये वोट की ताकत ही कमजोर हो जाए, ऐसे चुनाव होने लग जाएंगे, आपकी वोट से विधायक बनकर राजनीतिक मंडी में बिकने लगेंगे, उस वोट की कोई अहमियत नहीं रहेगी। आज हम आए, कल कोई नहीं आएगा। इसलिए 10 जुलाई को अपने वोट की ताकत को भी आपको मजबूत करना होगा। ये लड़ाई सरकार बनाने के लिए नहीं है, ना हमारे मेजोरिटी के लिए ये लड़ाई है। ये लड़ाई आपकी लड़ाई है, देरा की जनता की लड़ाई है, देरा के सम्मान की लड़ाई है। देरा का जो अपमान हुशियार सिंह ठाकुर जी ने किया है, आपको बगैर पूछे उन्होंने इस्तीफा दिया है, उसको सबक सिखाने की लड़ाई है। मैंने एक भी शब्द झूठ बोला हो इसमें, कोई भी आदमी भी खड़ा होकर कह सकता है। आजाद विधायक को कोई इस्तीफे की जरूरत नहीं होती है। मर्जी हुई कांग्रेस के साथ चला गया, मर्जी हुई बीजेपी के साथ चला गया। आप लोगों को लड़ना है इस चुनाव में। अगर आप लड़ेंगे तभी देरा की जनता का भाग्य उदय होगा। एक तरफ देरा की जनता के भाग्य उदय की लड़ाई है, दूसरी तरफ उस राजनीतिक बुराई के अंत की भी लड़ाई है, ताकि भविष्य की राजनीति में देरा से ऐसा कोई विधायक ना बने जो राजनीतिक मंडी में ना बिके, और हिमाचल प्रदेश की जनता में एक संदेश जाए कि लोकतंत्र की दिशा और दशा हिमाचल प्रदेश की जनता अपने वोट के माध्यम से तय करती है, नोट के माध्यम से तय नहीं करती। मैं ये बात इसलिए कहना चाह रहा हूं, आपको जागना होगा, आपको लड़ना होगा, आपको जीतना होगा। अगर आप जीतेंगे तब धनबल हारेगा। अगर आप नहीं जीते तो भविष्य की राजनीति गंदी होती चली जाएगी। मुझे क्या पता था 6 महीने पहले मैं 600 करोड़ के बनखंडी में जब इंटरनेशनल जू का शिलान्यास करने गया, 600 करोड़, 2000 लोगों को नौकरी, 2000 लोगों को नौकरी, बड़े बड़े होटल बनेंगे, सफारी बनेगी, पूरे वर्ल्ड से यहाँ जंतु आएंगे, जानवर आएंगे, पूरे वर्ल्ड से आएंगे। उसका वॉक थ्रू अभी हम दिखाएंगे अभी। उस समय ने कहा था कि तेरा कोई नहीं तेरा, मेरे मुंह से शब्द निकला था तेरा मेरा। मुझे नहीं पता था 6 महीने पहले, मुझे तो चुनावों के 10 दिन पहले भी नहीं पता था, लेकिन देरा का भाग्य उदय होना था। मेरी पत्नी को यहां से चुनाव लड़ना था, यानी कि मुख्यमंत्री को यहां से चुनाव लड़ना था। देरा का भाग्य उदय हो रहा है और राजनीतिक बुराई का अंत आपको करना है।
18 महीने हमारी सरकार को बने हुए अभी तक हुए 18 महीने, 4 महीने से हम आचार संहिता में ही चल रहे हैं। 14 महीने में आम लोगों से जुड़ी हुई योजनाएं हम आपके लिए लेकर आए। 75 साल देश की आजादी को पूरे हो चुके हैं। 70 साल पहली बार कांग्रेस पार्टी ने निचले हिमाचल से पहला मुख्यमंत्री बनाया। मेरे परिवार से कोई राजनीति में नहीं था, अब मेरी पत्नी अभी आई। कोई राजनीति, आप जैसे परिवारों से निकलकर मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचा। 20 साल से एमएलए हूं, मेरे मन में कभी विधायकी को छोड़ने की पीड़ा नहीं रही। विपक्ष में भी रहे, पार्टी के अंदर आंतरिक विरोध भी होते थे, लेकिन हम अपनी जनता के अधिकारों के लिए लड़ते थे और अपना काम करवाते थे। मुझे 20 साल से लगातार जिता रहे। अगर हमने काम किया तभी तो जीते हैं, पर इस्तीफा कभी नहीं देते। क्या कोई सोच सकता था कि जो अनाथ बच्चे अपनी मां को खो चुके हैं, अपने पिता को खो चुके हैं, पैदा होने के बाद से 27 साल तक सरकार उसका पूरा खर्च उठाएगी। हिंदुस्तान का हिमाचल प्रदेश पहला ऐसा राज्य बना कि उनको कानूनी अधिकार दिया, उनकी शिक्षा का, उनकी पढ़ाई का, उनकी शादी का, उनके व्यवसाय का, हर चीज हम उठाएंगे। 1.5 लाख रुपया फीस होगी, वो भी सरकार देगी। 4,000 रुपया जिस तरह अपने बच्चे को पॉकेट मनी मिलती है, वो भी सरकार देगी। प्रदेश का आर्थिक खजाना खाली भ्रष्टाचार के चोर दरवाजों से आपकी संपदा को लुटा दिया जाता था। मैंने शक्ति की, नियम बदले, 2200 करोड़ रुपया आज उस हमारे खजाने में आया। हमने 1,36,000 सरकारी कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम दी। दूसरा बजट प्रस्तुत किया मैंने अपने जीवन काल का। दूसरे बजट में विधवाओं बच्चों को, विधवाओं माताओं के बच्चों की पढ़ाई, हॉस्टल का खर्चा पूरा सरकार उठाएगी। दूसरे बजट में मनरेगा की 240 से बढ़ाकर 300 रुपए दिहाड़ी कर दी गई। 70 साल से ऊपर के जितने भी बुजुर्ग हैं, 25 लाख रुपए की मुफ्त इलाज योजना हमारी सरकार आप लोगों के लिए लेकर आई। 18 साल से ऊपर की जो बेटी हो जाएगी, उसे हर महीने 1500 रुपया मिलेगा। और इसके 1000 लोगों को देना विधानसभा क्षेत्र में अप्रैल और मई का 3000 रुपया आ चुका है और 1500 रुपया जुलाई का भी आ चुका है। बाकियों की स्कूटनी चल रही है। ये पैसा आपका है। किसान कैसे समृद्ध बने, गाय के दूध का रेट प्रति लीटर 45 रुपए निर्धारित किया गया है, भैंस के दूध का 55 रुपए निर्धारित किया गया है। गाय के गोबर से और भैंस के गोबर से जो कणक पैदा होगी वो 40 रुपए किलो सरकार खरीदेगी, 30 रुपए किलो मक्की सरकार खरीदेगी, ताकि किसान के हाथ में पैसा है। ये योजनाएं अभी धरातल पर आने वाली है। इनकी सोच क्या है? क्योंकि जब ये किसी ने मांगी नहीं मुझसे, ये अनुभव की गई है मेरे द्वारा। जब कोई आम परिवार का मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचता है तो इस प्रकार की योजनाएं अमली जामाओं में लाई जाती है। आपका पैसा है। ये सब योजनाएं चाहते हैं 1500 रुपया देना, ओपीएस देना, किसान को समृद्धि देना, रिवाज है। 2027 में देते चुनावों से पहले मैंने उस व्यवस्था को बदला। मैंने कहा नहीं, हम चुनाव के मद्देनजर ये नहीं करेंगे। हम संस्थान भी खोलेंगे, पहले उसमें कर्मचारी नियुक्त करेंगे। सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ था। पेपर बिकते थे, पेपर खरीदने वाले चुने जाते थे। पढ़े लिखा बच्चा, आम परिवार का सड़कों पर रोता रहता था कि मैंने तो इतना अच्छा पेपर किया, मेरी सिलेक्शन क्यों नहीं हुई। हमने जाल बिछाया और सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड को भंग किया। जो कर्मचारी उसमें सम्मिलित थे सब जेल की सलाखों के बीच आज तक। राज्य चयन आयोग का गठन किया गया, हमने नियुक्तियां हो रही।
जयराम ठाकुर ने 5 साल में सिर्फ 20,000 सरकारी नौकरियां दी। हम 1 साल में 14 महीने में 22,000 सरकारी नौकरियां लेकर आपके पास आए। हमसे सवाल करते हैं 6,500 जेबीटी, टीजीटी, 10,000 आईपीएस में मल्टीपर्पज वर्कर, ये सारी योजनाएं आपके, हम इलेक्ट्रीशियन, फीटर हम आपके लिए लेकर आए। 30% के साथ पुलिस भर्ती अभी स्टार्ट होने जा रही है। ये सब योजनाएं आपके यहाँ लेकर आए। लेकिन फिर भी हमारी सरकार को गिराने के लिए, आम लोगों की सरकार को गिराने की कोशिश की गई। और ये भगवान का शुक्र है कि आज हम 36 सीटों पर पहुंचे। इसलिए 10 जुलाई को जब आप वोट डालने जाएं, ये तय करके जाएं कि ये लड़ाई कोई सरकार की नहीं है, ये लड़ाई आपकी है। आपको जीतना है, जनता को आजादी से मुक्ति दिलानी है। ये जो 6 साल आजादी है, इससे मुक्ति दिलाकर मुझे ये विश्वास है कि आप सब लोग इस लड़ाई को लड़ेंगे और 13 के भाग्य के लिए लड़ेंगे। लड़ेंगे अभी भी नहीं लड़ेंगे? हाथ खड़ा करके बताओ, सारे हाथ खड़ा करके बताओ, पक्का लड़ेंगे? और कमलेश ठाकुर के पक्ष में अधिक से अधिक वोट डालेंगे कि नहीं डाल के? हाथ खड़ा करके बताओ। हाथ खड़ा कर दें। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, ये सवाल कमलेश ठाकुर के पक्ष का नहीं है, ये सवाल देरा के भाग्य का है। देरा का भाग्य उदय हुआ है। गलती उस बिके हुए प्रत्याशी की है जिसकी मती मारी गई, इसलिए देरा का भाग्य उदय हुआ है। और आपको राजनीतिक बुराई का अंत करना है। जिसने आपसे पूछकर इस्तीफा नहीं दिया, उसको आपने सबक सिखाना है। जो धन के अहंकार में ये सोचता है कि जनता का वोट मेरी जेब में है, उसको आपने सबक सिखाना है। इस चुनाव में आपको जीतना होगा, जनता को जीतना होगा और जनता जीतेगी। जनबल जीतेगा और धनबल। दोनों हाथ खड़ा करके बोलना है। सुनो, जब मैं बोलूंगा जनबल जीतेगा तो आपने दोनों हाथ खड़ा करके बोलना है और धनबल हारेगा। जनबल, मैं दोनों हाथ खड़े करके मान लीजिए, आप भी खड़े करो। जनबल धनबल, यही देरा की जनता का भाग्य उदय का सही संकेत है। देरा को कहते थे कोई नहीं तेरा, आने वाले में कहेंगे देरा सब कुछ मेरा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।